नमस्कार दोस्तों। एक राजा और चार रानी की अद्भुत कहानी। क्या था छोटी रानी का महल के पीछे का रहस्य? छोटी रानी कौन थी? राजा ने उसके साथ में क्या किया? ये सभी बातें जानने के लिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखना और सुनना होगा। दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को फटाफट और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्राचीन कहानियां से आप हमेशा जुड़े रहें। मित्रों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य में राजा वीरेंद्र नाम के एक राजा शासन करते थे। राजा वीरेंद्र की चार रानियां थीं। रानी सुरेखा, रानी सौम्या, रानी माला और रानी चित्रलेखा। राजा के राज्य में बेहद खुशहाली और राज्य के प्रजा काफी सुखी थे। लेकिन उसके महल के अंदर कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगी थीं, जिनका रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाला था। रानी सुरेखा सबसे बड़ी रानी थी। वह समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसकी वजह से महल में हमेशा अनुशासन और नियमों का पालन होता था। लेकिन एक दिन अचानक सुरेखा की तबीयत बिगड़ने लगी। कोई भी उसकी बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहा था। राज्य के सबसे बड़े वैद्य ने बताया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें कोई काला जादू शामिल है। इसका उपाय तुम्हें शीघ्र ही करना होगा, अन्यथा रानी को खतरा हो सकता है। वैद्य के मुख से यह सुनकर राजा वीरेंद्र ने तुरंत राज्य के सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने महल की जांच की और कहा, यह जादू किसी अपने द्वारा ही किया गया है। अब सवाल यह था कि आखिर महल में कौन इस काले जादू का प्रयोग कर सकता है। मित्रों, अब शक की सुई धीरे धीरे महल के अन्य रानियों की तरफ घूमने लगी। रानी सौम्या अत्यंत सुंदर और चतुर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। लोग उसे देवी के समान पूजते थे। लेकिन उसके व्यक्तित्व के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। रानी सौम्या ने बचपन में एक भविष्यवाणी सुनी थी कि वह एक दिन पूरे राज्य की एकमात्र रानी बनेगी। इसी भविष्यवाणी ने उसे लालची बना दिया था। रानी सुरेखा की बिगड़ती हालत ने सौम्या को और भी खुश कर दिया था, क्योंकि उसके मन में यही इच्छा थी कि वह राजा की प्रिय रानी बन जाए और सारा राज्य उसी के अधीन हो। लेकिन उसने खुद इस काले जादू को नहीं किया था। तो फिर कौन था जो इस खेल को खेल रहा था? रानी माला सबसे शांत और सरल स्वभाव की थी। उसे हमेशा से लगता था कि महल के भीतर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उसने कई बार राजा वीरेंद्र को चेतावनी भी दी थी, लेकिन राजा ने उसे हल्के में ले लिया। माला को सुरेखा की बिगड़ती हालत देखकर कुछ शक हुआ और उसने महल की दासियों से बातचीत करनी शुरू की। दासियों ने माला को बताया कि रानी सौम्या के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं और वहां रात के समय कुछ लोग आते जाते देखे गए हैं। माला ने इसे जानकर तुरंत राजा को सूचना दी, लेकिन राजा ने इसे महल के रोजमर्रा की अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन माला ने हार नहीं मानी। उसने खुद एक रात रानी सौम्या के कमरे के पास जाकर उसकी जासूसी की। उस रात उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। चित्रलेखा सबसे छोटी और सबसे चंचल रानी थी। वह हमेशा से रहस्यों में विश्वास रखती थी और तंत्र मंत्र में उसकी गहरी रुचि थी। बचपन से ही वह एक शक्तिशाली तांत्रिक की शिष्य रही थी और उसे कई गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान था। लेकिन चित्रलेखा ने कभी भी अपने इस पक्ष को किसी के सामने नहीं दिखाया था। एक रात जब माला सौम्या के कमरे के बाहर निगरानी कर रही थी, तभी उसने देखा कि चित्रलेखा वहां आई और एक अद्भुत मंत्रोच्चार करने लगी। माला ने छिपकर यह सब देखा और समझ गई कि असली साजिशकर्ता चित्रलेखा ही है। वह अपने तांत्रिक ज्ञान का उपयोग करके सुरेखा को कमजोर कर रही थी, ताकि वह महल की सबसे शक्तिशाली रानी बन सके। माला ने चित्रलेखा के इस भयानक रहस्य को जानने के बाद राजा वीरेंद्र को सूचित किया। राजा ने पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब माला ने उसे पुख्ता सबूत दिए, तब राजा ने चित्रलेखा पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। मित्रों, फिर एक रात राजा ने खुद चित्रलेखा का पीछा किया और उसे तंत्र मंत्र करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। चित्रलेखा ने राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि वह सुरेखा को कमजोर करके पूरे महल पर राज करना चाहती थी।
उसने यह भी बताया कि उसे भविष्यवाणी का डर था कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजा वीरेंद्र ने तुरंत चित्रलेखा को महल से निष्कासित कर दिया। रानी सुरेखा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और दोस्तों, महल में फिर से शांति और सुख लौट आया। माला ने अपनी सूझबूझ और साहस से महल को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया और राजा ने उसे सबसे ज्यादा सम्मानित किया। रानी सौम्या, जो हमेशा से सत्ता की भूखी थी, इस घटना के बाद अपनी गलतियों को समझा और अब वह भी महल में सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने लगी। दोस्तों, इस तरह राजा वीरेंद्र का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन इस घटना ने राजा को एक गहरा सबक सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने भीतर ही छिपा होता है, जिसे पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं इसी कहानी के साथ साथ कि धोखेबाज लोगों से कैसे निपटें, सच्चाई का सामना करें। जब आपको पता चले कि आपको किसी ने धोखा दिया है, तो सबसे पहले सच का सामना करें। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन स्थिति को नजरअंदाज करने से कोई फायदा नहीं होता। सच का सामना करने से आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या कहां है और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। संवाद करें। किसी भी रिश्ते में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। धोखा मिलने के बाद आपसी संवाद बेहद आवश्यक है। धोखा देने वाले व्यक्ति से सीधे बात करें, लेकिन बातचीत में संयम रखें। बिना आरोप लगाए उससे पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। संवाद से स्थिति को बेहतर समझा जा सकता है और शायद आपको यह भी समझने का मौका मिले कि वह व्यक्ति क्यों इस स्थिति में आया। दोस्तों, धैर्य और संयम बनाए रखें। जब आपको धोखा दिया गया हो, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आना या भावनात्मक हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन इस स्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी परिस्थिति में आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। शांत मन से सोचें कि आगे क्या करना है। विशेषज्ञ की मदद लें। अगर धोखे के कारण स्थिति बहुत जटिल हो जाती है और आप उसे अकेले नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ जैसे काउंसलर या परिवार के सलाहकार की मदद लें। कभी कभी बाहरी दृष्टिकोण से समस्या का समाधान आसान हो सकता है। एक काउंसलर आपको और धोखा देने वाले व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में मदद कर सकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो और कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। धन्यवाद।